সবাই কেমন আছেন? ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মাহবুব রিয়াকশন। আজকে একটা ডিক্টেটরশিপ নিয়ে কথা বলবো আর কি। এক একদলীয় শাসক, বা বলা যেতে পারে একদলীয় শাসক। তো এই একদলীয় শাসক হচ্ছে ইন্ডিয়া। আমরা আসলে রাশিয়াকেও ডিক্টেটরশিপ বলি, নর্থ কোরিয়াকে ডিক্টেটরশিপ বলি, বাংলাদেশকে ডিক্টেটরশিপ অনেকে হয়তো বলে, আমিও বলি। কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া, সেটা ডিক্টেটরশিপ দেশ। এই ইন্ডিয়া ডিক্টেটর হচ্ছে মোদি, নরেন্দ্র মোদি। তো আমি কিছু বলবো না, আসলে তাদের মিডিয়াতে কি হচ্ছে নরেন্দ্র মোদি নিয়ে আলোচনা, সেটা হচ্ছে মুখ্য দেখার বিষয় বা আমাদের বোঝার বিষয়। তো চলুন, তাদের দেশেই একটা জনপ্রিয় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি, আমি ওর ভিডিও অনেক ফলো করি। ওর কথাগুলো যুক্তিসম্পন্ন, কারণ ওর যুক্তিসম্পন্ন কথা আমার খুব ভালো লাগে, সেজন্য ওর ভিডিওতে নিয়ে একটা কাজ করা। তো ধ্রুব রাঠি কী বলছে নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে, তার দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে শুনি আগে। চলো। दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं। जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, হ্যাঁ, অনেকে মানে ইন্ডিয়ার অনেক প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ভগবান। কাঙ্গনারা আমি খুব পছন্দ করতাম, কিন্তু এরপরে भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा, थोड़ी मर्यादा रखिए। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों हमें यह जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में, 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है। इलेक्शन नॉर्थ कोरिया होती है, लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसिडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है।
तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गया। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। फ्री मतलब जनता को आज़ादी है, जिसके लिए वो वोट डालना चाहे उसके लिए डाल सकते हैं, और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने का एक फेयर चांस है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पास कुछ ज्यादा ही एडवांटेज हो। हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी, जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट्स को देखकर ये बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो क्या किया। इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए। इनकी शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ये सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया, लेकिन सवाल ये, अगर यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा ना होता और बैलेट पेपर्स ना होते तो क्या ये चोरी पकड़ी जाती? ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों। इससे पहले इस खबर को देखो, 2021 की खबर। असम में एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में एक ईवीएम मशीन पाई गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को रीपोल ऑर्डर करना पड़ा इस जगह का। लेकिन इतनी पहले की बात करने की जरूरत ही क्या है? इसी महीने की खबर को देख लो। फरवरी 2024, 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो देश भर में कंडक्ट करवाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही एक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बायस्ड है। ये एक्यूजिशन बहुत पुराना है। सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया था। सही सुना आपने, मई 2014 की इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया था। हालांकि वो इसके बाद हुई इलेक्शंस को जीत गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शन का, फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी है कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अब इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन दर्ज करी गई, 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियरली लिखे हैं, उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। अच्छा। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट। এখন আমার কথা হচ্ছে কি চলছে আসলে? একটা ডিক্টেটরশিপ তো একটা ডিক্টেটরশিপই বানাবে। তো আমাদের বর্তমান দেশের অবস্থা চলতেছে। তো এটা সাধারণত যার ভক্ত হয়, ভক্তের মধ্যে কাজ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। মরিদ যেরকম হয় তার স্বর্গে তো সেরকম হওয়ারই কথা। তো এটা ডুবুরাটির একটা ভিডিও আজকে। আসলে সে নিজেই বলতেছে তার দেশের বর্তমান অবস্থাটা একটা সত্য অবস্থা। আমরা নর্থ কোরিয়াকে ডিক্টেটরশিপের দেশ বলি না, ইন্ডিয়া একটা ডিক্টেটরশিপ দেশ। এটা ইন্ডিয়া কারোর কোনো দাদাদের গায়ে লাগুক আর না লাগুক। তো আমার হচ্ছে এই কথা আপনারা ভালো বুঝেন, আপনাদের নিজস্ব চিন্তা চেতনা দিয়েই সব কিছু বিচার বিবেচনা করবেন। এটা একটা জাস্ট ধারণা যে ডিক্টেটরশিপ কি আসলে নর্থ কোরিয়া না আরও আছে, রাশিয়াও আছে, ইন্ডিয়া আছে, বাংলাদেশ আছে, কিছুদিন আগে মায়ানমারে চলছিল। এই অবস্থা এটা আসলে
এটাকে দূরে সরানোর জন্য অনেক শক্তি প্রয়োজন, অনেক।